मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। अगर हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो क्या महत्व है उसका, क्यों हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो देखिए, पहला, रासायनिक समीकरण लिखने से हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि का पता चलता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण से हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। ठीक है, पहला, रासायनिक समीकरण से द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। पुष्टि होती है कैसे भाई, कैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए आप कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है। कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन हैं। तो ये बताइए 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, इधर ये बताइए हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, 18 दूनी के 36। हमने ये देखा कि अभिक्रिया होने से पहले पदार्थ का द्रव्यमान जितना था उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया होने के बाद भी है, यानी कि 36 ग्राम पहले था और 36 ग्राम अब भी है। ठीक है, यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान अगर 36 ग्राम था तो उत्पाद का द्रव्यमान भी कितना है? 36 ग्राम है। आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया गैस बनता है। अब बताइए कि जो नाइट्रोजन होता है उसका द्रव्यमान संख्या होता है 14, तो 14 दूनी के 28 और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या होता है 1, तो 6 हाइड्रोजन है ना, तो कितना हो जाएगा? 6, तो 28 और 6 34 ग्राम हो जाएगा। इधर देखिए नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, तो 14 3 17 दूनी के कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया होने से पहले पदार्थ का जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया होने के बाद है। अर्थात अभिकारक का जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान किसका है? उत्पाद का। तो इससे यह पता चलता है कि द्रव्यमान को हम न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात अभिक्रिया होने से पहले जितना पदार्थ का द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया होने के बाद होता है और इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। दूसरा क्या होता है? हम ये पता चलता है कि अभिकारक में तत्व के परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होती है? तो उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। संख्या के बराबर होती है, यानी कि अभिकारक में तत्व के जितने परमाणु होते हैं उतने ही परमाणु किसके होते हैं? उत्पाद में होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। इधर देखिए उत्पाद है और उत्पाद में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4 और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। यहाँ पे देख लीजिए इस रिएक्शन में देखिए कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं अभिकारक के अंदर? 2। हाइड्रोजन के कितने हैं? 6। इसमें ये बताइए कि उत्पाद में नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? तो 3 दूनी के 6 परमाणु हैं। तो 2 चीज़ों का हमें पता चल रहा है, रासायनिक समीकरण से 2 चीज़ों का पता चल रहा है। एक पता चल रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो रही है और दूसरा ये पता चल रहा है कि अभिकारक में जितने तत्व के परमाणु होते हैं उतने ही तत्व के परमाणु किसके अंदर होते हैं? उत्पाद के अंदर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो ऐसा समीकरण जिसके दोनों तरफ, यानी कि अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी
तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ऐसा समीकरण जिसके दोनों तरफ, किसके दोनों तरफ, अभिकारक के तरफ भी और उत्पाद के तरफ भी क्या होता है, तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। अब ये बताइए कि क्या यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अभिकारक में तत्व के परमाणुओं की संख्या देखिए और उत्पाद के अंदर तत्वों के परमाणुओं की संख्या देखिए। अभिकारक के अंदर देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, उत्पाद में भी। और अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, जबकि उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो क्या बराबर है, बराबर नहीं है। अर्थात अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब देख सकते हैं आप कि अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4, उत्पाद के अंदर भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4, अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 और इधर भी उत्पाद के अंदर भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। अर्थात दोनों तरफ, अभिकारक के तरफ भी और उत्पाद के तरफ भी तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो अब जाकर के इस समीकरण को हम बोल सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसके दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ऐसा समीकरण जिसके दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ऐसा समीकरण। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसके दोनों तरफ अर्थात अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह इसी को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया जिसके दोनों तरफ क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि 2 पदार्थ हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बना क्या? जल। तो जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कितने नए पदार्थ का निर्माण करते हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर के अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें 2 पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण किया है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? यह हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। जब एक नया पदार्थ बनेगा तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर है? दूसरा देखिए,
दूसरा आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन मतलब होता है टूटना, वियोजन या अपघटन मतलब क्या होता है? टूटना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर देता है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम गर्म कर देते हैं ना, उष्मा देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। अब देखिए, एक पदार्थ से दो नए पदार्थों का निर्माण हो गया, टूट गया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन अभिक्रिया हो गई। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं, उसे हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। डिफिनीशन लिखना पड़ेगा या ऐसे ही हो जाएगा? ऐसे ही समझ लीजिए, आप डिफिनीशन खुद लिख लीजिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर देता है या टूट जाता है, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा अभिक्रिया होता है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसमें? कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े को डालते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े को डालते हैं, तो क्या होता है? जिंक की क्रियाशीलता अधिक होती है। किससे? कॉपर से। अब जिंक क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। देखिए, तो ZnSO4 हो जाएगा, अब प्लस कॉपर बेचारा क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील वाले तत्व को कॉलर पकड़ करके और कहां कर देगा? बाहर कर देगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कौन? अधिक क्रियाशील वाला तत्व कौन है? इसमें जिंक। यौगिक में से कम क्रियाशील वाले तत्व को, कमजोर वाले तत्व को कॉलर पकड़ेगा और क्या कर देगा? बाहर कर देगा उसके घर में से। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व यौगिक में से, यानी कि उसके घर में से कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देगा? बाहर कर देगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व यौगिक में से किसको हटा देता है? कम क्रियाशील वाला तत्व को हटा देता है। कौन हटाता है? तो अधिक क्रियाशील वाला तत्व। किसको हटाता है? कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाता है। ठीक है, और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि HCl प्लस NaOH। ठीक है, ये बताइए कि HCl में H प्लस Cl माइनस, NaOH में Na प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्लस इस माइनस के साथ और ये माइनस इस प्लस के साथ। ठीक है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। या कह सकते हैं कि सोडियम के जगह पर कौन आ जाएगा? सोडियम और हाइड्रोजन
आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन की जगह पर सोडियम और सोडियम की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आयनों का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। और यही देखिए सोडियम की जगह कौन ले रहा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जगह कौन ले रहा है, सोडियम। ऐसे ही बस इतना ही कह सकते हैं आप कि हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन की जगह पर चला जाएगा, सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन की जगह पर चला जाएगा। तो जैसे ही सोडियम आयन यहाँ पे आएगा क्या बन जाएगा, NaCl, और यहाँ पे जैसे ही H+ जाएगा तो H+ और OH- क्या बन जाएगा, जल। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर, कौन हटाता है, तो अधिक क्रियाशील वाला तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब कौन से तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं, कौन से तत्व कम क्रियाशील होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका अब तीसरा पार्ट आएगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, और दो हेडिंग ऑन पढ़ना है उसमें, संचरण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है। उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।